एक होता है कि अनजाने में कोई मिस्टेक हो गई, अनजाने में कोई गलती हो गई, मतलब इस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं थे और हमने अनजाने में कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ। और वो अब बाद में हमको जाके समझ में आया कि ये हमारी वजह से ये नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा गिल्ट होना। जैसा कि एक पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एक लेडी हैं कर्नाटका से, तो वो बार बार बात करते हुए यही बोल रही थी कि सर मेरी वजह से हुआ, मैंने मोबाइल दिया, मैंने मोबाइल दिया, रिपीटेटिवली एक ही बात वो बोले जा रही हैं। मतलब उनको बहुत ही गिल्ट है इस बात का कि मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ समय देना चाहिए था, मैंने सिर्फ उसको मोबाइल में दिया, दिन भर मोबाइल देखने, खाना खिलाने, मोबाइल देने में, खाना नहीं खाता था तुरंत मोबाइल दे देते, खाना खा लेने लगता था। एक निवाला भी बिना मोबाइल के नहीं खाता था तो वो देना पड़ता था। तो मैंने समझाया कि ये अनजाने में गलती हुई है, ये आप जानती तो नहीं करते। तो उन्होंने समझा, ये हो गई अनजाने में गलती। एक होता है कि जानबूझ के सब चीज़ों को समझते हुए अपने होशियार या काबिल बनने के चक्कर में गलती करना, जो कि मोस्टली लोग अभी, मतलब कि रेशियो अगर निकालें तो अनजाने में गलती करने वाले 50%, जानबूझ के गलती करने वाले 50% ऐसे हैं। मतलब 50-50 का रेशियो। अनजाने में गलती करने वाले उनका 40 कर दें, जानबूझ के गलती करने वाले अभी 60% है। अभी के समय में हम ऐसा देख रहे हैं। अभी अपने पास, हमारे पास जो लोग आए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब जानबूझ के गलती करना क्या होता है? बहुत सारे लोग जो कि अनजाने में ये गलती करे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने के बावजूद भी बच्चे के साथ समय न देके मोबाइल वगैरह दिए हैं, उसकी वजह से उनमें वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप हुआ, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, या फिर सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन की प्रॉब्लम डेवलप करे। तो ये तो हो गया कि अनजाने में जो गलतियाँ होगी, धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये ऑटिज्म के तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, बात नहीं कर रहा है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें जब दिखती हैं तो लगता है कि अच्छा ऑटिज्म का कुछ साइन सिम्टम हो गया। ठीक, ये कारण क्या रहा? अनजाने में हुई गलतियाँ। अभी आप कहीं पे जा रहे हैं उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके असेसमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के पर्पस से, तो क्या है कि अभी जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं उसके बाद छोड़िए, हमारे पास जितने लोग आते हैं हम एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है। और ऑटिज्म अगर सस्पेक्टेड केस है तो ठीक, कहीं कहीं कन्फर्म्ड भी बताया जाता है कि ऑटिज्म है, कहीं ADHD हो सकता है, कहीं डाउन सिंड्रोम हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद पूछा जाता है कि अच्छा आपको कब लगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किस एज में मतलब आपको फील हुआ कि बच्चे में कोई तो प्रॉब्लम है। तो बताते हैं कि 1.5 साल या 2 साल या 2.5 साल के एज में हमको लगने लगा कि, मतलब पहले तो लगता था कि थोड़ा लेट है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, फिर नहीं सुधरी बात, तो फिर उसके बाद लगा कि प्रॉब्लम तो है। मान लिया कि 2 साल से 2.5 साल के एज में आपको लगा। हम एक बात हमेशा आपको समझाए हैं कि 2.5 साल का एज जो है ना, वो सारे माइलस्टोन्स कंप्लीटली डेवलप कर जाते हैं 2.5 साल के एज में। वो नॉर्मल माइलस्टोन सारे, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, मतलब बच्चा चलना फिरना से लेकर, दौड़ने कूदने से लेकर, बोलने, समझने, बातों को प्रॉपर ये करने, कम्युनिकेट करने, उसको आ जाता है, लोगों से मिलना जुलना, मतलब सारी चीज़ें उसमें डेवलप कर जाती हैं। कुछ बच्चों में थोड़ी सी डिले अगर हो भी रही है तो 6 महीना और लेके 3 साल के एज तक माना जाता है कि चलो डेवलप कर गया तो ठीक। उसमें 3 साल के बाद जब क्रॉस कर गया फिर भी कुछ डिलेड माइलस्टोन्स, डिलेड डेवलपमेंटल डिले दिख रहे हैं आपको, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन डिले दिख रहे हैं, तो मतलब कि ऑटिज्म हो सकता है, या फिर और भी स्पेशल केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ये बार बार बोला। उसके पहले जनरली सस्पेक्टेड ऑटिज्म कह सकते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म कह सकते हैं। तो यही चीज़ होता है, ये क्राइटेरिया होता है इसका डायग्नोसिस का। उसके बाद स्पेक्ट्रम पे लेके जाते हैं, अलग अलग उसके लिए स्केलिंग होता है, स्कोरिंग होता है, वो करते हैं। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ऑटिज्म है क्या। ये एक बात हो गई। हम बात कर रहे थे कि जानबूझ के गलती करने वाले लोगों की। आप हमारे पास आए, हमने पूछा कि किस एज में डायग्नोस हुआ, इस एज में डायग्नोस हुआ। कहाँ लेके गए? तो किसी पेडियाट्रिक फिजिशियन के पास लेके गए, वो कहीं न्यूरो पेडियाट्रिशियन के पास भेजे, वहाँ हम गए
वहाँ गए तो क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा रेस्टलेस बच्चा है तो उसको सीडेटिव दवाएं दी गई और उसके बाद से थेरेपी के लिए बोला गया। तो सीडेटिव दवाओं को अभी अलग करते हैं, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। थेरेपी के लिए बोला गया। थेरेपी में क्या चल रहा है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। तो बेसिकली जब सेंसरी इश्यूज हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर मतलब सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है वो, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट। स्पीच थेरेपी जो आपने कहा, वो मेरे हिसाब से जब तक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो, सिटिंग प्रॉपर नहीं हो, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो, कमांड फॉलो नहीं ले, तो स्पीच उसकी नहीं आएगी, यूजलेस। बिहेवियर थेरेपी, इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, बिहेवियर थेरेपी, जिसको ABA बोलते हैं आप लोग। ABA बोला जाता है। बहुत सारे लोग 90% लोगों को पता भी नहीं है कि ABA है क्या, वो सिर्फ ABA जानते हैं। तो ABA का मतलब होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अब अप्लाइड बिहेवियर क्या होता है? एक तो नॉर्मल बिहेवियर होता है। अभी जैसे कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, नॉर्मल से अलग है। कोई क्या कर रहा है कि पागलपन तरह की हरकत कर रहा है, वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसी तरह एक तो नॉर्मल बिहेवियर होता है और दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। उसमें किसी भी तरह पागलपन की हरकत होगी, मूड स्विंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, एंग्जियस होगा बच्चा, डेफिएंट होगा बच्चा, हॉस्टाइल नेचर का बच्चा होगा। ये सारे जो होते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। तो एक और नॉर्मल बिहेवियर, जैसे कि हम किसी के साथ एकदम जेंटलमैन की तरह बात करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर हमारा, बड़े लोग को रेस्पेक्ट से ये करते हैं, छोटे लोग के साथ प्यार से बात करते हैं, ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर। अब बाकी जितनी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी वो होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को ही बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर। जैसे एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो एनाटॉमी मतलब कि बॉडी के स्ट्रक्चर की बात होती है। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ह्यूमन स्ट्रक्चर, स्केलेटन से लेकर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना होता है, वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी। तो वो जनरल एनाटॉमी और वो नॉर्मल एनाटॉमी हो गया। अभी अप्लाइड एनाटॉमी की बात अगर करेंगे तो अप्लाइड एनाटॉमी मतलब उस स्ट्रक्चर में किसी तरह के प्रॉब्लम्स आई, कोई डिफिकल्टी आई, कहीं कंप्रेशन हुआ, कहीं डिजेनरेशन हुआ, कहीं कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जो बीमारी, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। जैसे कि सिंपल सी बात अगर कहें कि नर्व के बारे में हम स्टडी करते हैं और रेडियल नर्व हमारा कंप्रेस अगर हो जाए तो रेडियल नर्व कंप्रेस होगा, जैसे कि सैटरडे नाइट पाल्सी में होता है, हनीमून पाल्सी उसको बोलते हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी का मतलब वो होता है कि वेस्टर्न कल्चर में होता है ना कि सैटरडे नाइट में हम लोग पार्टी वार्टी करने का, उसके बाद से जो वो कुर्सी वगैरह पे लेट पटा गया और ऐसे हाथ ये हो गया, हाथ बाहर की तरफ लटक गया, यहाँ कंप्रेशन होगा, या फिर यहाँ से भी अगर ये रख रहे हैं तो यहाँ से कंप्रेशन अगर होगा। रेडियल नर्व मेनली कंप्रेस होता है और रेडियल नर्व कंप्रेशन होने की वजह से टेम्पररी क्या होगा कि ये रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ये हमारा रिस्ट ड्रॉप हो गया, अब ये उठेगा नहीं, हमारा तो मेरा तो फंक्शन कर रहा है ना, उसमें जब वो कंप्रेशन हो जाएगा तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये अप्लाइड एनाटॉमी है। उसी तरह अप्लाइड बिहेवियर मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर से अलग सा बिहेवियर कर रहा है। अब कैसे ADHD वाले बच्चों में ऐसा मिलेगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर जो होता है उस बच्चों में मिलेगा, अब आपको अप्लाइड बिहेवियर मिलेगा। वो क्या है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर भी उनमें मिल सकता है, वो रिपीटेटिव बिहेवियर उनमें रहेगा, वो काफ़ी ये करेंगे कि सेंसरी सीकिंग बिहेवियर उनमें रहेगा। उसके बाद से उनमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहेगा, जानबूझ के अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ODD ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर एक होता है, वो भी ADHD वाले बच्चों में काफ़ी हद तक मिलता है, उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। तो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर जो होता है उसमें डेफिएंट नेचर का बच्चा, वो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर मतलब ये होगा कि बागी टाइप होगा बच्चा, पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे उसका उलट वो काम करेगा, बोलेंगे इधर आओ नहीं आएगा, बोलेगा नहीं आऊँगा, पढ़ाई करने बैठो नहीं पढ़ूंगा, बोल सब रहा है, समझ सब रहा है, लेकिन वो तुरंत अपोज कर देगा आपकी बात को। हॉस्टाइल नेचर होगा, एंग्री नेचर होगा, रेवेंजियस उसका नेचर होगा, वो रेवेंज वो क्या होगा कि सीकिंग फॉर रेवेंज बोलते हैं उसको, मतलब कि क्या होगा ना कि वो
कोई उसके साथ कुछ कर दिया, कोई उसका बैचमेट कुछ उसको कर दिया, कोई उसका दोस्त कुछ उसके साथ कर दिया, वो कभी ना कभी उसके साथ वो बदला ले ही लेगा। आपने कभी उसको मारा डांटा, उसका मौका मिला कि आपको मौका मिला जब वो आपको मार देगा। तो वो होता है, वो भी बिहेवियरल डिजॉर्डर है, इसको बोलते हैं ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। इन सब कंडीशंस में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब कंडीशंस में क्या करते हैं कि ABA की ज़रूरत होती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अभी बिहेवियर का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण होता है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या हो ना, कि लेखा जोखा पूरा करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसका सोल्यूशन किया जा सकता है, यही होता होगा विश्लेषण का, यही मतलब होता है। तो वही एनालिसिस हम जो करते हैं, तो उसमें अप्लाइड बिहेवियर के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक बच्चा हमारे पास दुबई से अभी आया था, उन लोग विशाखापट्टनम से हैं, अभी दुबई में रहते हैं, वहीं से डायरेक्टली हमारे पास आए थे, 17-18 दिन हमारे यहाँ रह के वो बच्चा गया, अभी दुबई वापस चला गया। वो बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में वो लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब उनको समय मिला तो वो लोग हमारे पास आ गए। अभी वो बच्चे में प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे सेंटर पर जब तक रहा तब तक बिल्कुल नॉर्मल है, उसको देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ उसमें इकोलैलिया है, इमीडिएट इकोलैलिया है और मिटिगेटेड इकोलैलिया है। तो इकोलैलिया मतलब बातों को रिपीट करना है, तो वो सिर्फ उसमें उतनी ही प्रॉब्लम हमको दिखी और थोड़ा उसको वेस्टिबुलर स्टिमिंग मतलब हाइट वाइट से डर और कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ उसका नॉर्मल है। तेलुगु में वो पूरा सारा सेंटेंस बोलता है, प्रॉपर उसका ये है लैंग्वेज है। हाँ, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको, जैसे ही फंसता है वहाँ पे फिर क्या करता है कि तेलुगु में चला जाता है। हमारे साथ आया, यहाँ रहा, कुछ दिन में काफ़ी हिंदी वर्ड्स भी उसने सीख लिए। हमारे पास ये था उसका नेचर, लेकिन क्या है कि उसके पेरेंट्स के साथ उसका नेचर अलग है। वो बोले कि रेस्टोरेंट में गए, अब ये डोसा आने में लेट हो गया, इडली नहीं खाता, डोसा आने में थोड़ा लेट हो गया, कुर्सी वर्सी उठा के फेंकने लगा, गुस्सा करने लगा, इधर उधर भागने लगा। उसके बाद कभी कुछ जिद कर दे, तुरंत नहीं दिलाओ तो उसके बाद सारा सामान तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। टेंट्रम्स मतलब ये विरल टेंट्रम शो करना, टेम्पर टेंट्रम शो करता है। अभी देखिए क्या है उस बच्चे को प्रॉब्लम कि हमारे पास स्ट्रेंजर्स के पास वो बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है, लेकिन जिनको वो जानता है, जिनके साथ वो यूज टू है, उनके साथ वो टेंट्रम शो कर रहा है। तो ये क्या है? ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ये जानबूझ के सिचुएशन के हिसाब से बदमाशी करना वो कर रहा है, तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है कि वो ऐसा भी ये नहीं कि उसको मारा जाए डांटा जाए तो वो मान जाएगा, नहीं, वो और भी टेंट्रम शो करने लगेगा। तो उसको मारना डांटना सॉल्यूशन नहीं है। यही एनालिसिस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें हैं और उसको डील करना, वो पेरेंट्स लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप कैसे कैसे इसको डील करें। इसमें पेरेंट्स का प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है, बच्चे का प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है। उसके अलावा अब उस बच्चे के देखे जाते हैं कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन वजहों से वो उस तरह से एंग्जियस हो रहा है, उनको कैसे कैसे काम डाउन रिड्यूस किया जा सकता है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होने चाहिए, रिलैक्सिंग फैक्टर्स होने चाहिए, ट्रिगर्ड पॉइंट क्या है उसका, ट्रिगर फैक्टर क्या है, वो आखिर किस बात से वो ट्रिगर्ड हो जा रहा है, तो उसको कम करेंगे। हो सकता है कि हमारे किसी बात से इरिटेट हो जा रहा हो, हमारे किसी बिहेवियर से इरिटेट हो जा रहा हो, तो हम क्यों नहीं उसको समझेंगे और उसको सुधारेंगे। तो ये होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, और इसका मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलता है, ग्रुप थेरेपी चलता है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी चलता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में फ्लैश कार्ड लेके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं करना होता, लायन मीन्स शेर नहीं करना होता, टाइगर मीन्स बाघ नहीं करना होता। ये जितने लोग आप लोग जा रहे हैं ABA में और आप लोग बताते हैं कि उसमें बैठा के और ABA में ये दिखाया जाता है कि फ्लैश कार्ड देखो और ये समझो वो समझो वो समझो वो समझो, बच्चे की नीड है नहीं, वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है और आप वो करा रहे हैं, वो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन तभी भी आपको ABA बोल के उसमें डाला जा रहा है कि आपको लगेगा ये कुछ नया ही है। बहुत जगह आप जाएंगे एविडेंस बेस्ड अप्रोचेज में तो ABA का कोई रोल होता भी नहीं है। ABA कोई थेरेपी, इसको ऑटिज्म से जोड़ा गया है, एक ब्रांच इसका बनाया गया है कि
3-4 चीज़ों में ही रहेगा तो नहीं होगा, वैरायटी मिलेगी तो अच्छा है ना। तो वही अब वही होता है ना कि जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में पनीर जैसे होता है कि एक ही पनीर है, बनाने का तरीका भी यही है, फूड कलर अलग अलग डाला है, चावल में अलग अलग फूड कलर डाला है, कोई लाल चावल लेके आ रहा है, कोई पीला चावल लेके आ रहा है, कोई केसरिया चावल लेके आ रहा है, कोई हरा चावल लेके आ रहा है, अभी उसका अलग अलग नाम रखे हुए है वही चीज़, मिक्स वेज राइस ही है। उसमें कुछ चाइनीज़ के साथ लाल चावल लेके आएगा आपको, उसके साथ पनीर के साथ कुछ मशरूम के साथ आपको उजला चावल लेके आएगा, यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी वैसे ही है, ये वैरायटी आपको दिया जा रहा है, इसका कोई अहम रोल नहीं होता है, बहुत जगह इसका कोई भी साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं है। हाँ ये है कि काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो होती है वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, तो इसमें पॉजिटिव अप्रोचेज पे काम करना होता है एबीए में, कि बच्चे को पॉजिटिवली कैसे ये करें, उसको बैठा के हाथ पैर बांध के और उसको कॉर्नर सीटर में बैठा के ABCD क सिखाने से नहीं होता, वो एबीए नहीं होता। तो यही हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बात हमने समझाई भी, उन्होंने कुछ देर के लिए समझा भी, कुछ इसमें डॉक्टर्स लोग हैं बेसिकली, मतलब कि डॉक्टर फैमिली है और फीमेल लोग उसमें हैं, और 4-5 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम सही कह रहे हैं, उनको समझ ये भी आ रहा है कि सही कह रहे हैं, फिर उनको लग रहा है कि नहीं वो जो हो रहा है वो सही भी हो रहा है। तो एक ही डिसीजन के साथ जाना होगा, या तो मेरी बात माननी होगी, नहीं तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, हमको बच्चे से लगाव है, इसलिए हम सही चीज़ें समझाते हैं। अब आपको नहीं समझना या समझना, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझना तो भगवान भला करे। हम तो कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो हमारा वैसा नेचर है। तो हम बस सही चीज़ें समझाते हैं, और जानबूझ के भी आप जानते हुए भी गलती जब करते हैं तो उस पर ह्यूमन नेचर है कि वो जब सही से काम करे, आदमी से ईमानदारी से पॉजिटिव अप्रोचेज पे काम करे, तब कोई जानबूझ के बदमाशी करे या फिर नहीं समझे, नहीं समझना चाहे और वो जानबूझ के कुएं में कूदना चाहता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा और प्रेशर दे के धक्का भी दे सकते हैं कि आप जाएं उधर कूदें। फिर जब आप कूद जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने गलती करी। और कुछ लोगों को मैंने स्टार्टिंग में समझाया भी था कि आप मेरे पास आए हैं, तो स्टार्टिंग में क्या था कि फ़ोन से लोग बात करते थे, जब नया नया हमने सेशन शुरू किया था उस टाइम में फ़ोन से लोग बात करते थे, तो हम आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 1-1 घंटे तक लोगों से बात करते थे, उनको बातें समझाते थे। किसी को ये लगा कि अच्छा ये मतलब कि खाली ही रहते हैं, तो हमारी बातों को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अभी 2-3 लोग ऐसे रिटर्निंग आए हैं जो कि 6 महीना उन्होंने वेस्ट कर दिया अपना, जनवरी में हमारे साथ जुड़े हुए थे, 6 महीना उन्होंने वेस्ट किया, कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। फिर से उन लोग वापस हमारे पास आ गए, हमने उनको देखा तो कहा कि आप तो पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि सर हम आपने बोला था लेकिन हमको मतलब ये नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ, या फिर जो भी है, और फिर हम लोग चले गए, इतना टाइम भी वेस्ट हो गया। तो बाद में गिल्ट आपको होना है, और ये गलती आपकी माफ़ी योग्य नहीं है, ये जो आपने गलती करी ये माफ़ी के लायक है नहीं, और इस गिल्ट में आपको हम समझाने भी नहीं जा रहे, क्योंकि ये आपने जानबूझ के ये करा है। अनजाने में जो गलती आपने करी थी वो अलग मैटर था, उसमें हमने आपको समझाया, हमने आपको टोटल सपोर्ट जितना चाहिए उतना देने के लिए हर संभव कोशिश करी है। लेकिन फिर भी जानबूझ के आप ये, और ये ज़्यादातर लोग कौन लोग कर रहे हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि सारी दुनिया वो समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं। हर एक फील्ड का अपना अपना ये होता है, तो इस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं, आपको सही चीज़ें समझा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम तो आपको ये भी नहीं कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे सेंटर पे। कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने के लिए हम आना चाहते हैं, हम मना कर देते हैं कि ठीक नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि आप मेरे पास आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको सही चीज़ जानना है। हम क्या कहते हैं कि सही डायग्नोसिस सबसे ज़रूरी, फिर उसके बाद सही ट्रीटमेंट प्लान सबसे ज़रूरी, और सही ट्रीटमेंट प्लान बना भी लिए तो फिर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो सही चीज़ जानना ज़रूरी है। अब
क्यों हम कह रहे थे कि जानबूझ के गलतियां आप लोग करते हैं? कुछ लोग, मैंने बोला डॉक्टर्स फैमिली हैं, वो लोग ये गलतियां कर रहे हैं, मैंने समझाया है ऑलरेडी उनको कि ये नहीं करना, ये बीए आपको नहीं कराना। वो सिर्फ बिहेवियरल प्रॉब्लम, मतलब बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है, पूरी तरह से नॉर्मल बोल रहा है, एडीएल प्रॉपर, वो इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर ले रहा है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है, तो उसमें बिहेवियर थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। उसमें किया जाएगा तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नहीं तो ऐसे टाइम भी और पैसा भी वेस्ट हो रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो फिर भगवान मालिक है आपका। बस ये है कि जब बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर हो ना, तो उसको सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। जब सिर्फ लगे कि स्पीच है, कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं, तब स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। और जब लगे कि सब कुछ लगभग नॉर्मल है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है या फिर लर्निंग की प्रॉब्लम है, तो स्पेशल एजुकेशन, और बिहेवियर की प्रॉब्लम है तो ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। वो भी एनालिसिस करके अलग अलग चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। उसमें रेगुलर बच्चे को क्लिनिक में नहीं बुलाया जाता है, रेगुलर बैठा के उसको रटाया नहीं जाता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच से उसमें मत फंसना। फिर सिखाया जाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच से उसमें मत फंसना। और वही स्पेशल एजुकेशन और स्पीच वाली चीज़ें कर करके ABA का नाम देके और उसको इक्वलिया डेवलप करेंगे, और फिर प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी। तो अभी से भी जागरूक हो जाइए, जागृत हो जाइए। जिन लोगों को मैंने 4-5 लोगों के बारे में कहा, वीडियो आप लोग देखते ही हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े मतलब नहीं है, बस ये ध्यान दें कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना करें। गोल्डन पीरियड है आपके पास, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, जो भी। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो फर्स्ट मंथ में 10 डेज का जो सेशन के लिए जुड़ते हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि बच्चा इतनी ही चीज़ें होती हैं, इतनी ही चीज़ें हम कर लेंगे। तो उतनी ही चीज़ें अगर होती तो हमने तो चैनल पे भी डाला है ना, तो वो आप वीडियो ही देख के कर लीजिए ना, हमारे साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं था। तो जब भी लगे ना कि अपना कुछ सही चल रहा है, तो उसमें कुछ भी अपने से संशोधन नहीं करना चाहिए। जैसे चल रहा है बिल्कुल चलने देना चाहिए। थोड़ी बहुत चेंजिंग आई, उसके बाद क्या किया कि आपने लगा कि अब बस हमको यही करना है। जैसे मेडिसिन वगैरह का होता है कि मेडिसिन एक बार जो बता दिया गया, लिख दिया गया, जो दे दिया गया, अब आप लोगों को लगता है कि हर बार वही चलेगा और आप बिना पूछे जो मेडिसिन दे देते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वैसे ही बिना पूछे ही वही थेरेपी कंटिन्यू करते रहते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए एक सही गाइडलाइन में चलना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई यही है, और सच थोड़ा कड़वा भी होता है। मीठी बातें जनरली क्या होती है ना कि नुकसान करती हैं, मीठी चीज़ें ही नुकसान करती हैं। तो थोड़ी कड़वी बात है, थोड़ा रूड हो सकता है अप्रोच मेरा हो, लेकिन सही बात समझाना जरूरी है, उसके लिए अप्रोच यही होता है। ऐसे लोगों को समझ में आती नहीं है। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। जो लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन में, उन लोगों के लिए है हमारा नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। 2 PM to 4 PM में आप कॉल करके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई लोग ना करें बात। बच्चे के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, उसके बाद आप असेसमेंट का प्रोसीजर वगैरह समझ लें, और उसके बाद आप हमारे असेसमेंट में आ सकते हैं सेशन में, और असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद मंथली सेशन 10 डेज और 20 डेज का चलता है, उसमें आप जुड़ जाएंगे। हम आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ऑटिज्म पेरेंट्स को ही हम इसके लिए एक्सपर्ट बनाते हैं कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली डील कर सकें। उसमें काफ़ी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें बताते हैं। जो जिस लेवल के होते हैं उसी लेवल से उनको सारी बातें समझाई जाती हैं। तो ये किसी को ये ना लगे कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो पता नहीं इनकी बातें समझ में आएंगी। सबके लिए सबसे आसान से आसान भाषा में समझाई जाती हैं बातें। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।